क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन पार्ट नंबर 1। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग नाम से ही क्लियर है। फाइनेंस मतलब पैसा या वित्त, और प्लान नियोजन हम कर चुके हैं। जब पैसे के बारे में सारी प्लानिंग की जाए उसे फाइनेंशियल नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग कहा जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, धन का जो विभाग होता है जिसमें कि पैसे लेने देने का सारा काम किया जाता है, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट कहा जाता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो फाइनेंस मैनेजर होगा, जिसे वित्त प्रबंधक कहेंगे। तो वित्त प्रबंधक जो होता है वो भविष्य के बारे में, वित्त की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है कब कितने पैसे की आवश्यकता होगी, कहाँ से हमें पैसा प्राप्त होगा और कहाँ पर उसका उपयोग किया जाएगा, इसकी योजना उसे बनानी पड़ती है। वित्तीय क्रिया या धन की क्रियाओं का पूर्व निर्धारण किया जाता है। कौन कौन सा पैसे के बारे में क्रिया कब की जाएगी उसका पहले से निर्धारण करना, पूर्व निर्धारण में पहले डिसाइड किया जाता है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। संस्था की वित्तीय आवश्यकताएं जो होती हैं, धन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके उपरोक्त स्रोतों का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है कि कहाँ से ये पैसा हमको प्राप्त हो। स्रोत मतलब सोर्सेज, जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होगी उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इस समय आवश्यकता होगी तो यहाँ से हम पैसा प्राप्त करेंगे, और उसका कुशलतम उपयोग करना भी सुनिश्चित किया जाता है। और जो धन हमारे पास होगा उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाएगा, किसी प्रकार से वेस्टेज नहीं होगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की हम डेफिनेशन यदि देखते हैं तो ये वाकर और बागन के अनुसार परिभाषा दी गई है। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है। वित्तीय नियोजन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? वित्त मतलब धन के कार्य से संबंधित होता है, और इसके अंतर्गत फर्म की वित्तीय उद्देश्य, हमारे फर्म का मतलब कंपनी का जो धन के बारे में उद्देश्य है, वित्तीय जो नीतियाँ हैं, नीतियाँ नियम हमारे होते हैं, पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, बढ़ चुके हैं हम लोग प्लानिंग चैप्टर में, एवं वित्तीय कार्यविधियाँ, प्रोसीजर जो है उसका निर्धारण करना मतलब डिसाइड करना कि हम कैसे कार्य करेंगे धन के मामले में, ये सब कुछ इसमें शामिल होना सम्मिलित होता है। So according to the Walker and Bagan, financial planning pertains to, it refers to the functions of the finance and includes the determination of the firm's financial objective. Determine is to ascertain, to find out, to know about in future about the financial objectives and the financial policies and the financial procedures. वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, ये फिर क्वेश्चन आता है वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के चरण, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपके पॉइंट सेम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हमारे धन के मामले में उद्देश्य क्या है उसका अनुमान लगाना, निर्धारण करना, डिसाइड करना। सबसे पहले संस्था को अपने वित्तीय उद्देश्यों को निश्चित करना होता है कि हमारे क्या उद्देश्य होंगे। ये वित्तीय उद्देश्य सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये निश्चित करते हैं कि हमारी फर्म में पर्याप्त मात्रा में तरलता जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तरलता मतलब लिक्विड एसेट्स, कहने का मतलब कैश पर्याप्त मात्रा में हमेशा ही हमारे पास उपलब्ध होगा। दूसरा है दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य, जिसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। इसमें संस्था की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से पर्याप्त मात्रा में वित्त और उचित मात्रा में वित्त हमें मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ताकि हमारी काम करने की कुशलता बढ़े, इसके लिए अलग अलग सोर्सेज से कहाँ से हमें धन मिलेगा, पर्याप्त वित्त मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें धन मिलना चाहिए, इसका इंतजाम या प्लानिंग जो है इसमें की जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है वित्तीय नीतियों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसीज़। जब हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बना लिए, अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपनी नीतियों का भी निर्धारण करेंगे कि कैसे उन उद्देश्यों को हम प्राप्त करेंगे। तो वित्तीय नीतियाँ निर्धारण की जाती हैं। नीतियाँ मतलब कार्य करने के तरीके, ताकि वित्तीय उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसमें पूंजीकरण नीति या कैपिटलाइजेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। पूंजी ढांचा नीति, जिसे कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी कहा जाता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति या फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी, कितनी फिक्स एसेट्स हम रखना चाहेंगे। कार्यशील पूंजी नीति प्रबंध नीति, जिसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी कहेंगे, कि कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कैश हमारे पास कितना होगा,
इसके अलावा उधार नीति, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने समय के लिए हम लोग उधार लोगों को देंगे और कितने समय बाद उसका पैसा जो है हम प्राप्त करेंगे। तो वित्तीय ढांचे के बारे में जब हम बात करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में अंश पूंजी पर ही निर्भर रहना ये हमारी नीति हो सकती है कि जब कंपनी स्टार्ट हुई है तो प्रारंभ के कुछ वर्ष होंगे उसमें हम केवल अपने शेयर्स को बेचकर पैसा जो इकट्ठा करेंगे, हमारी कंपनी पूर्ण रूप से उस पर ही निर्भर होगी। एक और एग्जांपल लाभांश नीति के बारे में, लाभांश वितरण के बारे में नीति हमारी क्या हो सकती है कि प्रारंभ के वर्षों में क्योंकि हमारे को लाभ अधिक नहीं हो रहा होगा इसलिए और हमारे को पैसे की भी अधिक आवश्यकता होगी तो हम लाभांश कम दर पर लोगों को देंगे या शेयर होल्डर्स को देंगे। लाभांश मतलब लाभ का भाग जो मालिकों को दिया जाएगा। एक और नीति हमारी हो सकती है उधार विक्रय की नीति। तो यहाँ पर ये दिया गया उधार विक्रय तो हम करेंगे परंतु हम केवल ऐसे ही ग्राहकों को करेंगे जो कि समृद्ध होंगे, धन के मामले में काफ़ी उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी और दूसरी बात जो विश्वसनीय ग्राहक होंगे जिन पर कि हमारा विश्वास अच्छे तरीके से बना होगा, केवल उन्हीं को हम उधार सुविधा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। जब हमने नीतियों को बना लिया अब हम आगे उससे एक स्टेप अगला कार्य करते हैं जो कि कार्यविधि है, प्रोसीजर का निर्धारण करना। कार्यविधियाँ क्या होती हैं? कार्यविधियाँ नीतियों को अधिक स्पष्ट करती हैं। इसमें ये डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि कार्य को किस क्रम से पूरा किया जाएगा। जैसे एक हमारी कार्यविधि ये होगी कि प्रारंभिक वर्षों में इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर ही हमारी कंपनी जो है वो डिपेंड करेगी और अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदम जो हैं वो हमारी कार्यविधि होंगी। मतलब शुरू में जो हमारी अब नीति क्या होगी कि हम केवल शेयर कैपिटल ही इशू करेंगे और कोई उधार नहीं लेंगे, परंतु अब इसकी कार्यविधि क्या हो गई कि हम कितने प्रकार के शेयर्स इशू करेंगे और उन शेयर्स को इशू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स या कदम उठाएंगे, तो ये कार्यविधि होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं उधार विक्रय करना कि हम उधार पर सामान बेचेंगे, ये हमारी नीति है, परंतु समय पर भुगतान अगर हमको नहीं मिलता है तो क्या क्या स्टेप हम उठाएंगे, किन किन कदमों को हम उठाएंगे, ये हमारी जो है विक्रय की कार्यविधि है। एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें ग्राहक उधार बेचने पर पैसा नहीं देता तो पहले ग्राहक को हम पत्र लिखेंगे, अगर उसके बाद भी पैसा नहीं आता तो टेलीफोन पर उसे सूचित किया जाएगा कि आप पैसा दो, वैसे भी नहीं देता तो व्यक्तिगत रूप से जाकर हम उससे मिलेंगे, उसे कहेंगे कि पैसा दो और यदि फिर भी वो धन नहीं देता तब अंत में जाकर फिर हम उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई या वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है वित्तीय नियोजन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो उद्देश्य क्या होंगे? तो पहला है समय पर वित्त उपलब्धि सुनिश्चित करना, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस। समय पर आवश्यक जितनी आवश्यकता हमारे को है उतना वित्त हमें उपलब्ध हो जाए, ऐसी प्लानिंग हम करेंगे जिससे दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पहले हम अनुमान लगाएंगे कि दीर्घकाल के लिए कितनी आवश्यकता पैसे की है हमारे को, दूसरा अल्पकाल के लिए कितने पैसे की आवश्यकता हमारे को है, इसका अनुमान हमने लगाना है और फिर ये भी देखना है कि ये वित्त किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हो पाएगा, ये पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिल पाएगा। सेकंड पॉइंट है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, टू एंश्योर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द फाइनेंस। ये सुनिश्चित किया जाता है कि रोकड़ शेष कभी भी आवश्यकता से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। ये दोनों ही परिस्थितियाँ जो हैं संस्था के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उपयुक्त शेष होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना ही बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। अधिक रोकड़ शेष यदि होता है मतलब अधिक कैश यदि हमारे पास होता है तो ऐसी स्थिति में धन आवश्यकता से अधिक जब भी होगा तो धन बेकार हमारे पास पड़ा रहेगा और जब धन बेकार पड़ा रहेगा तो ब्याज की हानि होती है। यदि यही धन हमने बैंक इत्यादि में जमा किया होता तो इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिल जाना था। यदि हमारे पास आवश्यकता से कम रोकड़ मतलब कैश होता है, कैश का बैलेंस यदि आवश्यकता से कम होता है तो जब भी हमें भुगतान करना होगा तो हम समय पर भुगतान नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैश हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है नहीं। और जब भी हमें किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं और हम कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं तो इससे हमारी कंपनी की साख ख्याति गुडविल के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। गुडविल हमारी जो होती है इससे इफ़ेक्टेड होती है। अगला हमारे को दिया गया थर्ड पॉइंट है सरलता या सिंप्लिसिटी। वित्तीय नियोजन या प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि जनसाधारण सामान्य आदमी भी इसको सरलता से समझ सके।
तभी सभी व्यक्ति इसमें सहयोग करेंगे जब उनको समझ में आ गया होगा, और यदि वो सहयोग करते हैं तो हमारे को लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगला पॉइंट है लॉच या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। वित्तीय नियोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि व्यापार का विस्तार आसानी से किया जा सके, संकुचन भी आसानी से किया जा सके। यदि हम भविष्य में बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी इसमें आसानी से हो। व्यापार की उन्नति के लिए ये बहुत सहायक होता है। पाँचवा पॉइंट हमारा आता है पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाना या मेकिंग अवेलेबल सफिशेंट कैपिटल। ये प्लानिंग ऐसी हमारी होनी चाहिए जिससे कि जितनी पूंजी हमारे को उपलब्ध हो सके कि व्यवसाय की सारी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके और लाभ कमाने, ताकि इतना हमारे पास पूंजी हो जाए कि हम पर्याप्त लाभ कमाने में समर्थ हो सकें। 6 पॉइंट है हमारा पूंजी एकत्रीकरण की कम लागत या मिनिमम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। प्लानिंग फाइनेंस की ऐसी होनी चाहिए ताकि कम से कम लागत पे कम से कम खर्चे में आवश्यक मात्रा में पूंजी हमारे को मिल जाए। लागत का मतलब होता है जैसे शेयर हम बेच रहे हैं तो उसकी लागत क्या आ गई, हमने डिबेंचर देना है। उधार हमने लिया है तो उसकी लागत क्या आ गई, हमने ब्याज देना है। अगला है प्रतिफल एवं जोखिम में संतुलन, बैलेंस बिटवीन द रिटर्न्स एंड द रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि एक संस्था जितना अधिक जोखिम उठाएगी उसे उतना ही अधिक प्रतिफल के बदले में लाभ उसको मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा है एक आदर्श वित्तीय नियोजन के लक्षण एवं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल प्लान। एक अच्छी वित्तीय प्लान हमारा जो होगा, फाइनेंशियल प्लान जो होगा, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला दिया गया सिंप्लिसिटी या सरल होना चाहिए। वित्तीय नियोजन सरल हो ताकि ये सभी को समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन इसमें ना हो, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए। सेकंड पॉइंट है उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है उसके अनुसार ये बनाया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आयोजन में दूरदर्शिता या प्रोविजन ऑफ द फोरकास्टिंग। इसे व्यवसाय की तात्कालिक का मतलब होता है अभी प्रेजेंट जो हमारी आवश्यकता है, और भावी आवश्यकता, भावी मतलब भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं तो अभी क्या आवश्यकता है वो भी ध्यान में रखें, भविष्य में क्या ज़रूरत होगी, कितनी आवश्यकता होगी, ये भी ध्यान में रख कर ही हम अपनी प्लानिंग को बनाएं। चौथा पॉइंट है व्यापक या फिर कवरेज। वित्तीय नियोजन इतना व्यापक या विस्तृत होना चाहिए इसमें स्थायी व्यय, परमानेंट एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो भी आ जाए, और कार्यशील व्यय जो दैनिक यूज़ में हमारे खर्चे होते हैं वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए, मतलब सभी के खर्चों के लिए पैसे की व्यवस्था इसमें हो जाए। पाँचवा पॉइंट है पूंजी का पूर्ण सदुपयोग या फिर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। कहने का मतलब जितनी भी पूंजी हमारे पास है इसके द्वारा हमें उपलब्ध होनी चाहिए। पूंजी ना तो आवश्यकता से अधिक हमारे पास आए और ना ही उससे कम होनी चाहिए, बल्कि पर्याप्त मात्रा में, संतुलित मात्रा में हमारे पास पूंजी होनी चाहिए। और जितनी भी पूंजी हमारे पास है उस पूंजी का हम पूरा उपयोग करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि उचित पूंजीकरण हो। उचित पूंजीकरण का मतलब है स्थायी और कार्यशील पूंजी का एक ऐसा अनुपात, एक ऐसी रेशो हम तैयार करें ताकि दोनों में ऐसा समन्वय बनाया जाए ताकि कभी भी फालतू पूंजी हमारे पास ना हो। जितनी पूंजी है उसको हमने पूरा यूज़ कर लिया। 6 पॉइंट हमारा है लोच या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें समय अनुसार परिवर्तन किया जा सके, जब आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार उतना ही पैसा हम उसमें प्राप्त कर सकें। 7 पॉइंट है आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग ऑफ द कॉन्टिजेंसी। आकस्मिकता मतलब अचानक उत्पन्न होने वाली कोई समस्या या कोई खर्चा, तो ये पूर्वानुमान भी हम लगा लें कि उनको किन आकस्मिकताओं का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है, जिसका अनुमान हम लगा लें। और ये जो आवश्यकताएं उत्पन्न होंगी अचानक से, तो उसके लिए आंतरिक साधन मतलब कंपनी के अंदर कितना पैसा है, और नई पूंजी के निर्गमन द्वारा, मतलब आंतरिक साधन मतलब कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, और नई पूंजी का निर्गमन मतलब अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो और कितने ज़्यादा शेयर हम इशू करेंगे, और इस कमी का, जो पैसे की कमी है, इसका सामना हम किस प्रकार से कर पाएंगे। 8वां पॉइंट हमारा है तरलता या फिर लिक्विडिटी। पर्याप्त मात्रा में यदि हमारे पास नकदी होती है तो हर समय आवश्यक मात्रा में दैनिक कार्य के लिए हमें धन जो है उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे सामने नहीं आएगी, और यदि कोई आकस्मिक घटना घटेगी तो सरलता से ही हम उस पर विजय पा सकते हैं यदि हमने पहले से कुछ व्यवस्था या प्लानिंग करके रखी होती है।
9th पॉइंट हमारा है मितव्ययता या फिर इकोनॉमिकल। मितव्ययता या इकोनॉमिकल का मतलब होता है हमारी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटीज़ का हम इशूज़ कर सकें। प्रतिभूतियाँ मतलब सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर डिवेंचर वगैरह। सिक्योरिटीज़ के निर्गमन होता है उनको इशू करना, बेचना। हमें पैसा चाहिए तो हम शेयर डिवेंचर बेचेंगे तभी पैसा आएगा ना। पर शेयर और डिबेंचर को जब बेचा जाता है तो थोड़ा बहुत खर्च आता है तो उसको हम व्यय कहेंगे। तो हमें जब भी इससे प्लानिंग हमारी होनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार पूंजी को प्राप्त करने के लिए हम सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर डिबेंचर को इशू करने का जो खर्चा आए वो न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। 10th पॉइंट है प्रबंधकों की विचारधारा या इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। हमारे जो प्रबंधक हैं, मैनेजर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है। यदि हमारी कंपनी के प्रबंधक या मैनेजमेंट कम बाहरी हस्तक्षेप चाहती है कि बाहर के लोग हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें बाहर के लोग इंटरफेयर ना करें, हमें कुछ बोले नहीं, हम अपनी मर्जी से कार्य करें, वह अपना नियंत्रण अधिक चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नए शेयर्स उसको इशू नहीं करने चाहिए, बल्कि उधार लेकर डिबेंचर इशू करके ही अपना जो है पैसे का इंतजाम वो कर लें। 11th पॉइंट दिया गया सरकारी नियंत्रण या गवर्नमेंट कंट्रोल। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करें उस समय सरकार की क्या नीति इस समय है, कानूनी व्यवस्थाएं कौन कौन से कानून जो बने हैं धन के मामले में, उन सभी कानूनों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। 12th पॉइंट है पारस्परिक अधिकार या फिर राइट्स। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ, अभी हमने बताया प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं, सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिवेंचर्स। तो अलग अलग प्रकार के जो शेयर डिवेंचर्स होते हैं उनके जो मालिक होते हैं उनको मताधिकार क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। जब भी कंपनी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय या फैसला लिया जाता है तो सारे मालिकों को, अलग अलग व्यक्तियों को उसमें वोट देने का अधिकार होता है। तो किस प्रकार के शेयर होल्डर को कैसे वोट देने का अधिकार है, तो उन्हें जो अधिकार हैं वो उचित मात्रा में दिए जाने चाहिए और न्याय संगत मतलब न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार भी उचित मात्रा में अधिकार हमें देने होंगे। अगला पॉइंट हमारा है जो है मुद्रा बाजार की स्थिति और कंडीशन ऑफ द मनी मार्केट। मंदी के दिन जब दिन होते हैं उस समय ऋण पत्रों का निर्गमन उचित रहता है। ऋण पत्र मतलब डिवेंचर्स, मतलब हम क्या करें, लोगों से उधार लें, क्योंकि ब्याज की दर भी यहाँ पर कम होती है। जब मंदी का समय होता है सब जगह हर वस्तु का मूल्य घट रहा होता है, ब्याज की दरें घट रही होती हैं, और जब ब्याज की दर कम है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डिवेंचर बेचेंगे। डिवेंचर अगर हम उस टाइम पर बेचते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्याज कम देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कम ब्याज देकर हमें पैसा मिल जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि ऋण पत्र इशू करने चाहिए, डिवेंचर इशू करने चाहिए, ताकि कम ब्याज पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए। इसके विपरीत यदि समृद्धि काल है, जब हर वस्तु की कीमत बढ़ रही होती है, तब हम शेयर्स को इशू करें। शेयर्स को इशू करने का डिसीजन उस समय सही रहता है, क्योंकि उस टाइम पर शेयर अगर हम इशू करेंगे, क्योंकि हर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो शेयर का मूल्य भी बढ़ेगा, और यदि शेयर का मूल्य बढ़ेगा तो अधिक मूल्य पर जब शेयर बिकते हैं तो हम उसको कहते हैं कि शेयर प्रीमियम पर या प्रब्याजी पर बिके हैं। तो हम 100 रुपये का शेयर 150, 200, 300 रुपये में बेच करके ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है वित्तीय नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही समझ लेते हैं कि 3 प्रकार की हमारी प्लानिंग होती है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, दूसरा है मध्यकालीन वित्तीय नियोजन जिसको कहते हैं मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, और तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग।